तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस का, याद रखिएगा जीके जीएस का, हमेशा याद रखिएगा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में बाबू याद रखिएगा 25 प्रश्न उठाए हैं, जिसमें से याद रखिएगा सभी प्रश्न क्या है, याद रखना PYQ बाबू, याद रखिएगा सभी प्रश्न क्या है, याद रखिएगा PYQ प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नहीं हैं बाबू, तो क्लास को क्या कीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। पहले सबसे पहले क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, फिर क्या कीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लास को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताइएगा इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। इंद्रायणी होगा कि उल्हास होगा कि घोड़ होगा कि कुकड़ी होगा। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पहले आप लोग ये बताइए कि इनाम गांव है जो कहाँ स्थित है, इनाम गांव है जो कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। हमेशा बताइएगा बाबू कहाँ स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और बात क्या है कहाँ स्थित है, याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा हमेशा किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा घोड़ नदी पर स्थित है, याद रखिएगा हमेशा बाबू घोड़ नदी पर स्थित है, घोड़ नदी पर क्या हो जाएगा, स्थित है, याद रखिएगा। ये किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा भीमा नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है, हमेशा याद रखिएगा बाबू भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और बात किया जाए इनाम गांव से क्या क्या चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इनाम गांव से क्या क्या चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सबसे पहले तो याद रखिएगा गेहूं का, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ, याद रखना इनाम गांव से। और जौ का बाबू याद रखिएगा जौ का भी साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, बाजरा याद रखिएगा बाजरा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तिल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है महापसानों को खड़ा करने की प्रथा लगभग खालिस्तान बाबू वर्ष पहले शुरू हुई थी, यानी कि महापसानों को खड़ा करने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी, बताइएगा। 1000 वर्ष होगा कि 2500 वर्ष होगा कि 1500 वर्ष होगा कि 3000 वर्ष होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 3000 वर्ष पहले, याद रखिएगा 3000 वर्ष क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा 3000 वर्ष पहले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाणीय युग के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। तो बताइएगा किसे जाना जाता है नया पाषाण युग के रूप में। तो ऑप्शन ए है मध्य पाषाण युग को, ऑप्शन बी है बाबू नव पाषाण युग को, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युग को, और ऑप्शन डी है पूरा पाषाण युग को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जवाब, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण युग को, सॉरी नव पाषाण युग को बाबू, हमेशा याद रखिएगा नव पाषाण युग को हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए नव पाषाण युग की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा 9500, हमेशा याद रखिएगा बाबू कब हुई थी, याद रखिएगा हमेशा 9500 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे, बताइएगा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस कौन थे, सिक्के थे कि पत्थर के औजार थे
कि कपड़े थे कि मिट्टी के पात्र थे? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है। देखिएगा 2021 में ये सब पूछा गया सवाल है, 2021 में सब पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस क्या थे? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू पत्थर हो जाएगा, ठीक है, पत्थर हो जाएगा। सबसे पहले मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? याद रखिएगा पत्थर का उपयोग किया था। किस लिए? याद रखिएगा शिकार करने के लिए बाबू। पत्थर के औजार का उपयोग किस लिए किया था? याद रखिएगा हमेशा शिकार करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो बताइएगा चिरांद होगा कि बुर्ज होम होगा कि हुना सागी होगा कि मेहरगढ़ होगा? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और इस सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताइएगा, पहले बताइए बुर्ज होम कहाँ स्थित है? पहले बताइएगा आप लोग बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बुर्ज होम है जो बाबू, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। मेहरगढ़ की बात किया जाए, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, बलूचिस्तान, याद रखिएगा बलूचिस्तान, याद रखिएगा बलूचिस्तान और पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बात किया जाए याद चिरांद कहाँ स्थित है? बात किया जाए चिरांद की बात किया जाए तो चिरांद कहाँ स्थित है? बताइएगा सभी लोग। चिरांद है जो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा भारत में ही स्थित है बाबू, ठीक है, भारत में ही स्थित है। लेकिन कहाँ स्थित है? भारत के, यानी कि भारत के एक तो जिला है ना बिहार, याद रखिएगा बिहार के सारण जिला में स्थित है बाबू, ठीक है, बिहार के सारण जिला में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर पहले क्या हो जाएगा? हुना सागी हो जाएगा, ठीक है, हुना सागी हो जाएगा। ऑप्शन का जगह सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सब लोग? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से बाबू की भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को खालिस्तान बाबू के संविधान से लिया गया? बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस संविधान से लिया गया? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, हमेशा याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन क्या रहेगा? बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को जब और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता खालिस्तान बाबू के संविधान से ली गई? बताइएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किस संविधान से लिया गया? बताइएगा फ्रांस से होगा कि आयरलैंड से होगा कि ऑस्ट्रेलिया से होगा कि कनाडा से होगा? तो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया, हमेशा याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो याद रखना बाबू प्रस्तावना की भाषा पहला, हमेशा याद रखिएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से बाबू। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा की बात किया जाए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? बताइएगा कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से बाबू संघात्मक विशेषताएं बाबू, हमेशा याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं, हमेशा याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से बात किया जाए तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? बताइएगा फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? देखिएगा
फ्रांस याद रखिएगा बाबू संसदात्मक प्रणाली, याद रखिएगा संसदात्मक, याद रखिएगा संसदात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा बाबू संसदात्मक प्रणाली है जो हमेशा याद रखिएगा यानी कि फ्रांस से लिया गया है। संसदात्मक प्रणाली फ्रांस से लिया गया है। और एक और लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा एकल नागरिकता रिक्ता कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान ने खालिस्तान बाबू ने से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है। भारतीय संविधान ने खालिस्तान बाबू से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है। ऑस्ट्रेलिया से कि फ्रांस से कि दक्षिण अफ्रीका से कि यूनाइटेड किंगडम से? तो सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा हमेशा यूनाइटेड किंगडम से हो जाएगा बाबू, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिए संविधान में संशोधन, याद रखिएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू की निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा स्वतंत्रता होगा, न्याय होगा कि समानता होगा कि कुलीन तंत्र होगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा कुलीन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन करेगा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। थोड़ा यहाँ पर डिटेल करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझाते हैं पहले, ठीक है। पहले देखिएगा बाबू संविधान सभा के यानी कि पहला बैठक कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार सवाल ये आता है, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो याद रखिएगा हमेशा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और याद रखिएगा बाबू इसी बैठक में याद रखिएगा अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, याद रखिए, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बताइएगा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखिएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ध्यान दीजिएगा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन कब चुना गया था? चुना गया था 9 दिसंबर को नहीं, 11 दिसंबर को इनको चुना गया था। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा ये सबको याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे कह रहा है कि यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान बाबू है। बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? अविभाजित वर्ग है का शासन है कि गणतंत्र है कि राजतंत्र है कि कुलीन तंत्र है? तो सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेहद इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है, गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एग्जाम में देखिएगा थोड़ा पूछा जाता है सवाल बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, समझाते हैं आप लोग को। देखिएगा क्या है कि यानी कि संविधान सभा का पहले बताइएगा यानी कि अंगीकार कब किया गया, यानी कि संविधान को अंगीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? सभी बताइएगा संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था?
संविधान सभा को अंगीकृत, याद रखिएगा अंगीकृत कब किया गया था, तो याद रखिएगा हमेशा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और देखिएगा लागू की बात किया जाए, यानी कि संविधान सभा को लागू कब किया गया था, लागू की बात किया जाए तो याद रखिएगा लागू किया गया था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या किया गया था, लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, 50 को लागू किया गया था, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, बताइएगा भारत के पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, सभी लोग बताइएगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, अफगानिस्तान का जो राजधानी है हमेशा याद रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा, याद रखिएगा काबुल, हमेशा याद रखिएगा काबुल हो जाएगा। ठीक है, काबुल हो जाएगा अफगानिस्तान की राजधानी। और बात किया जाए इसका रुपया यानी कि अर्थी का नाम क्या है, यानी कि पैसा किस भाषा के रूप में चलता है, जिसे भारत में चलता है रुपया के रूप में, जानते होंगे भारत में क्या चलता है, रुपया। तो यहाँ पर क्या चलता है बताइएगा, यहाँ पर क्या चलता है बताइएगा, तो याद रखना पशोत बाबू। ठीक है, सॉरी भाषा की बात किया जा रहा है, भाषा कहाँ चलता है, भाषा क्या चलता है इधर, यानी कि अफगानिस्तान में, तो याद रखना पशोत चलता है बाबू। ठीक है, पश्तो चलता है, याद रखिएगा पश्तो चलता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, सब लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, बताइएगा म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, सब बताइएगा इस्लाम होगा कि जैन धर्म होगा कि ईसाई धर्म होगा कि बौद्ध धर्म होगा, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, सब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बताइएगा सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे आप लोग, म्यांमार को पहले क्या नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा बाबू ये बौद्ध धर्म के लिए बाबू याद रखना है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, तो याद रखना बौद्ध धर्म हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे कह रहा है कि भारत उत्तर पश्चिम में खालिस्तान बाबू के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, भारत उत्तर पश्चिम में खालिस्तान बाबू के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ कि भूटान के साथ कि म्यांमार के साथ कि अफगानिस्तान के साथ, किसके साथ साझा करती है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है सवाल बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग ये बताइए कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो हमेशा याद रखिएगा देश की बात किया जाए तो याद रखिएगा बाबू 9 देशों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें से याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा, जिसमें से याद रखिएगा 7 है जो बाबू याद रखिएगा स्थलीय, 7 से स्थलीय सीमा साझा करती है, 7 से स्थलीय सीमा साझा करती है, और 2 से बाबू याद रखिएगा 2 से याद रखिएगा 2 से हमेशा याद रखिएगा 2 से यानी कि जलीय सीमा साझा करती है, याद रखिएगा जलीय सीमा साझा करती है, जलीय सीमा साझा करती है। और बताइएगा 2 में उन कौन कौन का नाम है, पहला तो हो गया श्रीलंका, आप लोग जानते होंगे पहला क्या हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका से लगाती है श्रीलंका, पहला तो हो गया श्रीलंका, आप लोग देखेंगे भारत के नीचे है थोड़ा सा लटका हुआ श्रीलंका, पहला हो गया कौन श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा बताइएगा, दूसरा जो जलीय सीमा साझा करती है उसका नाम क्या है बताइएगा सभी लोग, दूसरा जो जलीय सीमा साझा करती है उसका नाम क्या है, तो याद रखना मालदीव हो जाएगा, याद रखिएगा मालदीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मालदीव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या करा भारत के उत्तर पश्चिम में खालिस्तान बाबू के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है, कौन करती है, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अफगानिस्तान सीमा साझा करती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो
अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कर रहा है कि भारत और श्रीलंका खालिस्तान बाबू बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका खालिस्तान बाबू बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु, कि सिसेरी नदी सेतु, कि एडम्स सेतु, कि महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी आप लोग जानते हैं कि पटना में हो जाएगा, गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर है, याद रखिएगा, गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर बना है, याद रखिएगा। किसको जोड़ती है, याद रखना, हाजीपुर, बीसी, पटना हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा भारत और श्रीलंका खालिस्तान बाबू बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो बताइएगा किस समूह से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम्स सेतु से। याद रखिएगा, एडम्स सेतु से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। एडम्स सेतु को बाबू याद रखना राम सेतु भी कहा जाता है। एडम सेतु को हमेशा याद रखिएगा राम सेतु का भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। श्रीलंका और क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब अर्थव्यवस्था देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। बताइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है। सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना, राजकोषीय हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा बाबू। जो भी वित्त मंत्रालय लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे देखिएगा, आगे क्या रहा है, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है। मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ABSSC MTS 2022 में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, M4 हो जाएगा, याद रखिएगा M4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे है कि किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। अभी बताइए, मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB द्वारा विनियमित होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित होता है। याद रखना, CDB द्वारा ने किस बैंक द्वारा विनियमित होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो ऑप्शन क्या रहेगा, बी हो जाएगा बाबू, कूलॉम का नियम लागू होता है। हमेशा याद रखिएगा, कूलॉम का नियम लागू होता है। ऑप्शन क्या रहेगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है। जो इलेक्ट्रिक रूम में
इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? ये भी देखिएगा SSC/MTS 2022 में पूछा गया सवाल है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? याद रखना इसका सही उत्तर का एलिमेंट बाबू, ठीक है, एलिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भौतिक राशि की एसआई मात्रक वही है जो कार्य की है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक वही है जो कार्य की मात्रक है। तो कौन हो जाएगा? बल का होगा कि शक्ति का होगा कि दबाव का होगा कि ऊर्जा का होगा? तो बल का आप लोग बताइएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा न्यूटन होता है बाबू, ठीक है, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। दबाव का बताइएगा क्या हो जाएगा? दबाव का आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा? पास्कल होगा, पास्कल ही हो लगता होगा, पास्कल होगा, ठीक है। और बताइएगा ऊर्जा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा ऊर्जा यानी कि कार्य का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। ऊर्जा किसका मात्रक होता है? याद रखिएगा कार्य का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, देखिएगा आप लोग खुद ही, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। पदार्थ की तीन अवस्था आप लोग तो जानते होंगे, ठोस हो जाएगा पहला, दूसरा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा, एक ठो और होता है द्रव, चौथा द्रव हो जाएगा, ठीक है, चौथा द्रव हो जाएगा। और पांचवा देखिएगा, पांचवा क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को खालिस्तान बाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कि पराकिरणन कि अपवर्तन परावर्तन? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो पहले ये बताइए श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो याद रखिएगा 7 रंग से बाबू, ठीक है, 7 रंगों से बना होता है, याद रखिएगा। कितने रंगों से बना होता है? तो याद रखना 7 रंगों से बना होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। और बात किया जाए सबसे अधिक किस रंग का वर्ण विक्षेपण होता है? सबसे अधिक किस रंग का वर्ण विक्षेपण होता है? तो अभी खुद लिख रहे हैं, देखिएगा खुद लिख रहे हैं, किसका है? बैगनी का, बैगनी का याद रखिए बाबू सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है। और लाल का याद रखिएगा, लाल का सबसे कम होता है, याद रखिएगा लाल का क्या होता है? सबसे कम होता है, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अधिक की बात किया जाए तो याद रखिएगा बैगनी का हो जाएगा, और सबसे कम की बात किया जाए तो याद रखिएगा लाल का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? आगे देखिएगा। चलिए खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए, ठीक है। चलिए बताइएगा 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए? 25 क्वेश्चन था तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा, ठीक है। और बताइए कि सेशन कैसा लगा, सेशन है जो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक के रूप में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।